वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का नॉवेल शुरू करते हैं। तुम दोनों का निकाह तय कर दिया गया है। कल तुम दोनों का निकाह है और रुखसती भी। करीम खान फैसला के लहजे में बोले तो इनकी दोनों बेटियां अब्रिश और मेहरू तड़प उठी थी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास वक्त कम है बेटा, वो कराते हुए बोले थे। करीम साहब जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे, अपनी 22 साला बेटी मेहरू और 20 साला अब्रिश से मुखातिब होते बोले, इनकी बीवी तो 4 साल पहले ही इंतकाल कर गई थी और उन्होंने अपने भाई बिलाल को बुलाया था, जिनके 2 बड़े बेटे शहराज और अरसल थे, जिनसे वो अपनी बेटियों की शादी तय कर चुके थे। शहराज की मेहरू से, जबकि अब्रिश की अरसल से। शहराज पाकिस्तान ही होता था, जबकि अरसल अभी पाकिस्तान 1 हफ़्ता पहले ही लौटा था जब इस पर निकाह की खबर का बम गिराया गया था। इन दोनों के अलावा भी बिलाल साहब का एक छोटा बेटा हमज़ा, जो बहुत शरारती था, जबकि एक छोटी बेटी महमल थी, जो अब्रिश की ही उम्र की थी। ओ गॉड यार डैड, स्टिक गए क्या? कैसे मेरा एक ऐसी लड़की से निकाह कैसे कर सकते हैं जो एक छोटे शहर की लड़की है, और तो और जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ। अरसल, जो आज अपने बाप से अपनी मोहब्बत मरियम के बारे में बात करने वाला था, ये खबर सुनकर शश्त रह गया था। वो तो अपनी क्लासमेट, जो इसके साथ बाहर ही पढ़ती थी, इससे मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था और अपने बाप को बताने वाला था इसके बारे में। मगर ये उन्होंने क्या किया दिया था? अपने बहन भाइयों से मिलने वाली ख़बर पर वो चीखी तो पड़ा था। ओह हेलो बेटा, ज़्यादा ड्रामे मत कर, भूल मत, मेरा भी निकाह कल ही है। शहराज उसे घूरते बोला, जब वो सर झटक कर रह गया। आप ही अपने अब्बू को समझाओ भैया, मेरी इल्तिजा कहाँ सुनने वाले हैं। वो मैं इस पेंडू लड़की से शादी करता अच्छा लगूँगा? वो तंग कर बोला तो सभी दबी दबी हंसी हंस दिए थे। भैया, आप इतने ओखे क्यों हो रहे हो? कहेंगे तो आपको भाभी की फ़ोटो भेज देंगे। महमल दांतों की नुमाइश करती बोली तो वो उसे खूनख्वार निगाहों से घूरने लगा था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इससे निकाह नहीं करने वाला, किसी और से प्यार करता हूँ मैं। वो इन सब के सरों पर बम का धमाका करते हुए बोला था, जबकि सब उसे ये समझाने लगे थे कि इस बार डैड की बात कोई नहीं टाल सकता। और फिर वही हुआ था जो इसके डैड ने कहा था। इनकार करने के बावजूद भी इसका निकाह आज अब्रिश से हो रहा था। इन दोनों में उससे कोई भी शादी पर रजामंद नहीं था, इसलिए दोनों ने ना ही एक दूसरे को नहीं देखा था। इस तरह से वो दोनों ही एक दूसरे के चेहरे से अनजान थे। जबकि शहराज और मेहरू का जब निकाह हुआ था तो दोनों में बातचीत हो चुकी थी। जबकि जैसे ही इन दोनों का निकाह हुआ था तो उसी रात करीम साहब खालिक हकीकी से जा मिले थे, जबकि वो दोनों टूट कर रह गई थी। बहुत रोई थी वो जब बिलाल साहब इन्हें सहारा देते अपने ही घर ले आए थे। सोएम के बाद तब से अरसल ने घर आना ही बंद कर दिया था। कल इन दोनों जोड़ों की रुखसती थी, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। वो आज रात जाने वाला था, लेकिन इस लड़की को जाते हुए कैसे बख्श देता, जो इसकी दुनिया तहबाला करने का सबब बनी थी। इसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत को माशरे के सामने कबूल नहीं कर पाया था। इस बात का बदला लेना था इसने अपनी नाम नेहाद मनकूहा से। रात वो सबके सोने का यकीन आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे में आया था। खिड़की के रास्ते घर का मेन स्विच वो ऑफ कर आया था, तभी हर तरफ अंधेरा था। दूसरी तरफ अब्रिश जो ही नहा कर निकलने की लगी तो लाइट बंद हुई थी। वो एकदम डर गई थी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। फ़ौरन इसने अपने गिर्द एक अदर टॉवल लपेटा था, जो सिर्फ इसकी बमुश्किल ही कवर कर पा रहा था। उसे लपेटे फ़ौरन बाहर निकली थी। जब बाहर निकलते ही उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की चाप महसूस हुई थी। कौन है यहाँ? वो अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मगर उसे कोई दिखा नहीं था। मगर उसे ये ज़रूर एहसास हो गया था कि यहाँ कोई मौजूद है। अभी वो अंधेरे में कैंडल ढूंढकर जलाने ही लगी थी कि फिर एहसास हुआ कि वहाँ कोई मौजूद है। इसने तेज़ी से माचिस सुलगाते कैंडल जलाई थी और मेज़ पर रखी थी, मगर इस एक मोमबत्ती से इस बड़े आलीशान कमरे में इतना उजाला ना हुआ था। बस इतना था कि देख सकती कि यहाँ कोई मौजूद है या नहीं। जब अचानक उसे किसी ने अपनी तरफ खींचा था। तुम हो कौन, और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? कौन और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? वो जो नहाकर अभी निकली थी, एक सफ़ेद छोटे से टॉवल में इसकी टांगें नुमायाँ हो रही थी। नीम अंधेरे में उसे तकते बोली, जो इसके जिस्म के बेहद करीब आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ाने लगा था। इस शख्स की इतनी नज़दीकी पर वो
जो इसका जिस्म गर्म भट्टी में झोंक चुका था। अगले ही पल वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामकर इसके लबों पर झुकने वाला था कि वो जानलेवा हद तक फड़फड़ा कर रह गई। छोड़ो, कौन हो तुम? वो उसे धक्का देती भारी सांसों से बोली, तुम्हारा शौहर। तुम झूठ बोल रहे हो, वो दूसरे शहर में है, तुम वो नहीं हो सकते। मगर अगले ही पल जवाब दिए बगैर वो इसका टॉवेल खींचने लगा था, जबकि इसकी इस हरकत पर वो शिद्दत से चिल्लाई जो वो इसके मुंह पर कफल लगाकर इसकी चीख अपने मुंह में दबा गया था। लड़की, मैं तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से महरूम हो गया और मेरे बाप ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर दी। मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुदाखलत का कुछ तो बदला अदा करना पड़ेगा ना तुम्हें। वो ज़बरदस्त अंदाज में इसको सदा देते बोला तो वो दर्द बर्दाश्त करते सिसकी थी, जबकि वो इसके कानों में जहर उंडेल रहा था जिस पर वो तड़प उठी थी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? कल हमारी रुखसती है, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो गिड़गिड़ा रही थी, मगर इस पर किसी चीज़ का असर कहाँ होना था। वो इसको अपनी बाहों में भरते इसके अरिया वजूद को बेड पर डाल चुका था। वो अंधेरे में ही इसको दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर अरसल पर तो बदला लेने का जुनून सवार था। वो इसको रूंधता जा रहा था कि कभी इसकी गर्दन पर निशान डालते तो कभी इसके वजूद को अपनी दस्तरस में लेते, कभी इसकी वजूद पर अपनी छाप छोड़ते। वो इसको बुरी तरह भंबोड़ चुका था। अब तुम किसी को ये यकीन नहीं दिला पाओगी कि मैं रात तुम्हारे करीब आया था। अपने किरदार का सर्टिफिकेट तुम खुद ही इन लोगों को देती फिरना। वो नफ़रत भरी निगाह इसके वजूद पर डालते हुए बोला था। चेहरा वो अब भी अब्रिश का नहीं देख पाया था अंधेरे के बायस, मगर वो जो चाहता था वो पूरा हो चुका था। प्लीज़ मत जाओ, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वो आखिरी फरियाद करते हुए बोली थी। ये तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, मगर वो जालिम बिना खिड़की से बाहर कूद गया था, जबकि वो अपना बिखरा वजूद लिए तड़प तड़प के रोने लगी थी। सुबह तक वो बुखार की भट्टी में जल रही थी, अपने वजूद को वॉशरूम में रगड़ रगड़ कर धोती। वो अपनी किस्मत पर मातम कना थी। रात जो इसने कहा था उस सुबह वो सच कर दिखाया था। इसके दोस्त ने आकर टिकट दिखाते बताया था कि वो 2 रात पहले का ये शहर छोड़कर बाहर जा चुका है, जबकि बिलाल साहब गुस्से से इधर उधर टहलने लगे थे। अब वो चाहकर भी इन सबको वजाहत न दे पाती कि वो शख्स रात इधर ही था और इसको अपना बनाकर गया है। आखिर कैसे बताती वो इन लोगों को? और फिर इस दिन सिर्फ मेहरू और शिराज की रुखसती हुई थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मेहरू और शिराज में बनने लगी थी। वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। 3 माह पलक झपकते गुजर चुके थे, जबकि अब्रिश की ज़िंदगी जैसे वहीं थम कर रह गई थी। वो इन सब के साथ वक्त बिताती थी, मगर पुरानी वाली चुलबुली सी अब्रिश को कोई वापस नहीं ला पा रहा था। वो सब लोग इससे बात करते थे और इसकी खामोशी से परेशान थे, जबकि इसकी खामोशी की एक वजह ये भी थी कि अरसल ने आज तक इससे बात ना की थी, ना बात करने की ख्वाहिश की थी। इसने कभी भी अरसल का जिक्र अपने सामने होते हुए नहीं सुना था कि वो इससे बात करना चाहता हो। दिल ही दिल में वो जानती थी कि वो किस हद तक इससे नफ़रत करता है। शायद वो बाहर अपनी महबूबा से शादी भी कर चुका हो। इसे अपने हमसफ़र के लिहाज से काफ़ी ख्वाब देख रखे थे, जो पल में चकनाचूर हो चुके थे। अगर इसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश ना होती तो कभी वो इस अनजान शख्स से शादी ना करती, जिसके नाम तक से वो पहले वाकिफ़ न थी, न इसको देख रखा था, ना ही वो इससे मिली थी। इस शख्स ने उसे नोच तो लिया था, मगर इसके बाप के मरने पर एक लफ्ज़ भी ताज़ियत का ना कहा था। अभी वो मेहरू के साथ किचन में काम करवा रही थी जब वो चकरा कर नीचे गिरी थी। सब परेशान हो उठे थे और डॉक्टर को बुलाया था। जब इसने आकर इतला दी थी कि वो प्रेग्नेंट है, सभी शर्तर निगाहों से अब्रिश को देखने लगे थे। सारे ही जानते थे कि अरसल तो यहाँ था ही नहीं। फिर ये सब किसने किया था? सारे शक की निगाह से देखने लगे थे जब वो सिसक कर बोली, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब अरसल ने किया है। इसकी बात का यकीन कम से कम इसकी सास को तो ना आया था। वो वहाँ से बाहर जा चुकी थी। पीछे ही बिलाल साहब भी निकले थे, जबकि मेहरू और शिराज अब भी वहीं थे। शिराज, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती, मेहरू सिसकते हुए बोली थी जब वो इस बात में सर हिला गया था। बिलाल साहब ने बाहर जाते अरसल को कॉल की थी और सारी बात बताई थी। जब वो साफ मुकर गया था, डैड आप किसका गुनाह मेरे सर थोपना चाह रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अब आप किसी और का गुनाह मेरे सर डाल रहे हैं, वो भी ये कहकर कि ये मेरी औलाद है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं तो वहाँ था भी नहीं
मुझे क्या पता इसने किसके साथ मुँह काला किया है। ये कहकर इसने इसकी दाँत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। इसकी सास उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। वो तो बामुश्किल बिलाल साहब और शराज ने इन्हें रोका था। इसकी नंद भी उसे नापसंद करने लगी थी। ये बात इसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब बस बहुत हो चुका था। अब भी रात मेहरू और शराज कमरे में बैठे थे जब वो दस्तक देते अंदर दाखिल हुई थी। आप ही और भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। इसकी इतनी सीरियस बात पर वो दोनों ही परेशान हो उठे थे और उसे अपने पास बैठने को कहा था। बोलो मेरी जान, क्या बात है? क्यों खुद को इतना थका रही हो? इतना मत सोचा करो ना तुम। हमें यकीन है तुम पर। मेहरू उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली थी, अपने गले लगाते हुए। जब वो नम आँखों से बोली थी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ की यादें मेरी जान लेने की दर पर हैं। मुझे हर वक्त बाबा की याद सताती रहती है और फिर एक ऐसा वजूद जो मेरे अंदर पल रहा है, उसे बचाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। अगर मैं यहाँ रही तो यकीनन अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठूँगी। वो आंखों में पुख्ता इरादा लिए बोली थी। जब शराज उसे देख कर रह गया था, उसे अंदर ही अंदर अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अब्रिज सच कह रही है, क्योंकि इसने बारहा सबको बताने की कोशिश की थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता था। ऐसे में वो अपने भाई से ऐसे ही उम्मीद रखता था, इसलिए वो अब्रिज का पूरा साथ दे रहा था कि इसकी डिलीवरी में अभी 7 माह बाकी थे। तभी वो चाहता था कि वो बाहर रहे और बाहर ही अपनी औलाद को जन्म दे। तभी वो इसका पूरा साथ देने का सोच चुका था, मगर अगली ही पल कुछ सोचकर इसके लबों पर मुस्कुराहट झलकी थी। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, मगर अपने ही एक दोस्त की जानने वाली यूनिवर्सिटी में। डिलीवरी के बाद स्टेबल होते ही तुम अपनी स्टडी ज्वाइन करोगी। बोलो, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? इसके बाद पर वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर रह गई थी। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अपनी तैयारी कर लो, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा बाहर एडमिशन करवा कर आऊँगा खुद। वो इसके सर पर प्यार करते बोला था, जिस पर वो तशक्कुर से नम आंखें लिए उसे देखने लग गई थी। थैंक यू भाई। अरे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे पिचकारते हुए बोला था। जबकि इसके जाने के बाद मेहरू कुछ उदास नज़र आने लगी थी। जब वो एकदम उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला था, इतनी देर से तुम मेरे से पीछा छुड़ाकर भाग रही हो बेगम, मगर अब मैं तुम्हारी जान बख्शी करने का इरादा नहीं रखता। मेहरू जो 4 माह से इससे ये कहकर वक्त लेती आई थी कि अभी वो इस सब के लिए राज़ी नहीं ना थी, इसके एकदम खुद को काबू करने पर बुखला कर रह गई थी और दूर होने लगी थी। मैं अब भी तैयार नहीं हूँ, वो मनमनाते हुए बोली थी। जब वो इसकी एक भी सुने बगैर उसे बेड पर पटक चुका था, जब अचानक शराज ने अपने दूसरे हाथ से इसकी कमर को जकड़ा और एक झटके से फासले को मिटाकर इसके चेहरे पर झुक गया। ये लफ्ज़ मैं अब दोबारा सुनना नहीं चाहता बीबी, इसने सर्द सी सरगोशी में कहते इसके नीम व हैरत से खुले होठों को अचानक अपनी गिरफ्त में लिया। मेहरू जो आके मीच कर चिल्लाई थी, बेड पर पटके जाने पर अचानक इस गैर मुतवक्का आफताब पर और नरम गरम शिद्दत भरे लम्स को महसूस करती यूँ उछली जैसे अंगारों ने छू लिया हो और पट से आंखें फैला गई। जबकि शराज को खुद पे झुके हुए मायने के इरादों को देखती अगली सांस हलक में दबा गई। इसने गड़बड़ाकर इसके कंधों को थामा। वो इनकार करना चाहती थी। इस रात के इसी लम्हे से तो डर था मेहरू को, क्योंकि उसे अंदाज़ा था वो शराज की शिद्दतें झेल नहीं पाएगी। तभी वो इसके जज्बात का इजहार करने पर भी हमेशा बंद बांधती आई थी, और आज भी जब वो इनकार करने लगी तो इसकी बेताबियाँ देखकर वो अपने होठों को हरकत देने में नाकाम हुई थी। शराज की मजबूत उंगलियां इसकी जल्द में धंस चुकी थी और दर्द से इसकी आंखों में नमी आई गई थी। इसका ये कातलाना अंदाज इसकी जान पर बना गया था। वो बेकाबू हो रहा था, क्योंकि कब से तो वो इसके वजूद की तड़प के लिए प्यासे की तरह बहक रहा था। इससे मुज़ाहमत के तौर पर नाखून उसे चुभाए, मगर शराज पर तो जैसे उल्टा ही असर हो रहा था। मेहरू जाना, आज तो रिहाई नामुमकिन है। मुझसे बार बार दूर जाकर ख़ुद को मत थकाओ, क्योंकि आज शराज अपनी बेकरारियों का हिसाब तुमसे बेबाक करके ही रहेगा। वो इसकी शिद्दतों से निराल होती खुद को छुड़वाने के लिए मुज़ाहमत करने लगी, मगर शराज ने मेहरू की कमर में बाजू माइल करते उसे अपने सीने में भेजकर गर्दन की शेरक को अंगूठे से सराया।
जबकि अब इसका दिल ज़ोरों से धक धक कर रहा था। रोकटे तो इसके तब खड़े हुए जब अपनी कमर के गिर्द लिपटे हुए इसके हाथ की उंगलियां इसकी कमर पर रेंगने लगीं। राहत आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और वो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। कि सुबह जाकर इसने इसकी जान की खलासी की थी। सुबह जब महमल इन्हें बुलाने आई तो वो थकन से चूर बदन लिए हुए अपनी मासूम बीवी को देखने लगा था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बख्शा था इसने। तुम जाओ महमल, वो अभी सो रही है, मैं आता हूँ। दोपहर को जब वो नीचे आई तो सब मायने क़ज़ी से उसे देखने लगे थे, जिस पर इसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था और वो तौबा तौबा करने लगी थी कि आइंदा वो शराज की बात कभी नहीं मानेगी, और उसे घूर कर देखते हुए पास ही बैठ गई थी। भाभी, तबीयत तो ठीक है आपकी? आपको उसने कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लग दिया? महमल इसको ठोका देते बोली थी, जिस पर वो आंखें निकाल कर उसे देखने लगी थी। महमल मेरू उसे गरकती आवाज़ में बोली जब वो दांत निकालने लगी थी। जैसे ही अब्रिश वहाँ आई थी महमल की हंसी बंद हुई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो लड़की? शमीम बेगम हकारत से बोली थी जब वो अपनी आंखें मीच कर रह गई थी। इनके इस लहजे पर तकलीफ़ तो मेहरू को भी हुई थी, मगर वो सर झुका गई थी। अब्रिश, तुम्हारी टिकट बुक हो चुकी, शिराज ने वहाँ आते इतला देते कहा, जब महमल हैरानी से उसे देखने लगी थी। भाई, आप इसको कहाँ भेज रहे हैं? वो तनकीदी निगाह से उसे बोली, जहाँ भी भेज रहा हूँ तुमसे मतलब तुम लोगों से तो दूर ही भेज रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि ये मासूम यहाँ रहे। इस पर तो इल्ज़ाम लगाकर आपने इसको बदकिरदार साबित कर ही दिया है, और ये सब आपके बेटे की बदौलत हुआ है। इसलिए वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं ये मेरा मसला है, क्योंकि ये मेरी बहन है। शिराज इन लोगों को टका से जवाब देकर बोला, जिस पर शमीम बेगम अपने होंठ भेज कर रह गई थी। इनको यकीन न आया था कि वो कैसे इस गैर लड़की की साइड ले रहा है, जबकि अपने ही भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सब बर्दाश्त ना करते हुए वो अंदर चली गई थी। शिराज का पूरा साथ बिलाल साहब ने दिया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि इनका बेटा ज़िद्दी और सरफिरा है। यकीनन इसने ऐसा किया होगा। इन्हें भी अब्रिश पर पूरा यकीन था, और फिर वो दिन भी आ गया था जिस दिन इन्हें जाना था। वो लोग लंदन आ चुके थे, और यहाँ आकर शिराज ने उसे एक फ़्लैट कमरा लेकर दिया था, जहाँ 2 मुस्लिम लड़कियाँ नमल, अमल और एक अंग्रेज़ लड़की लोरेन रहती थी। 1 साल वो प्राइवेट इसी अपार्टमेंट में पढ़ने वाली थी, जबकि 1 साल बाद जब डिलीवरी हो जाती वो स्टेबल हो जाती तो वो जाकर फिज़िकली इन लोगों के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकती थी। 1 साल पलक झपकते गुजर चुका था। जब इसकी डिलीवरी हुई थी तो शिराज और बिलाल साहब दोनों ही आए थे। वो दोनों बहुत खुश थे, मगर इस बात का जिक्र उन्होंने अरसल से ना किया था। अब वो बिल्कुल स्टेबल थी। अब तो मोमिन इसका बेटा इसकी जान बन गया था, बल्कि तीनों खालाएँ भी इसको जी जान से चाहती थी। यूनिवर्सिटी से आते ही इसके साथ वक्त बिताती थी। मोमिन 6 माह का हो चुका था। अब शिराज ने इससे कहा था कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले। वो करना तो नहीं चाहती थी इतनी जल्दी, मगर इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। ऐसे में शिराज ने उसे एक बेबी सीटर लगवा कर दी थी, जो मोमिन का ख्याल रखती इसके यूनिवर्सिटी से आने तक, और यूनिवर्सिटी भी पहले दिन वो उसे खुद ही छोड़ने गया था। ये रहा तुम्हारा डिपार्टमेंट, अब तो खुश हो ना? वो इसके बाल बिखेरते बोला तो वो अपना गोल मटोल सफ़ेद चेहरा झट हिला गई थी, जो ठंड से सुर्ख पड़ रहा था। माँ बनने के बाद से वो और ख़ूबसूरत हो गई थी, या कम से कम शिराज को ऐसा लग रहा था। कोई भी परेशानी हो तो नमल, अमल और लुरैन के अलावा किसी से मत कहना, और यहाँ दोस्त तो बिल्कुल मत बनाना। यहाँ के लोग बहुत तेज़ तरार होते हैं, कब धोखा दे जाए पता ही नहीं चलता। वो उसे समझाते बोला, मुझे तो मेरा शौहर भी धोखा दे चुका है भैया, किसी गैरों से क्या गिला। वो करबनाक मुस्कुराहट लिए बोली थी जब वो दोनों इसका मूड हल्का करने को बोली थी। फ़िक्र नॉट भैया, हम इसका ख्याल रखेंगे। नमल और अमल सर धरते बोली तो वो इन्हें अलविदा कहते जा चुका था, जबकि इसने गहरा सांस भरते इस यूनिवर्सिटी को देखा था जो इसकी ज़िंदगी में नए रंग लेकर आने वाली थी। पहली क्लास लेने के बाद अमल इसका हाथ खींचते इसे कैफ़े ले आई थी। यहाँ के
टोस्ट ट्राई करवाएंगे तुम्हें आज। हम अब्रिश बहुत मज़े के होते हैं। अमल की बात पर नमल ने मुंह फुलाते उसे बुक्कड़ कहा था, जिस पर अब्रिश का कह निकला था। जैसे ही नमल और अब्रिश दोनों टेबल पर आकर बैठी तो अमल ऑर्डर करने चली गई थी, जबकि लोरेन इन्हें देखते वहीं आ गई थी। हाय गर्ल्स, क्या हो रहा है? वो अपनी असली टूटी फूटी उर्दू में बोली तो अब्रिश ने बमुश्किल अपना कह जब्त किया था। यहाँ आने के बाद इसकी एक हंसी का बायस लोरेन की टूटी फूटी उर्दू भी थी। अभी वो इससे बातें कर ही रही थी कि कैफ़े में एक ग्रुप दाखिल हुआ था जिसे सब जगह देने लगे थे, जिनमें एक लड़का नहायत सफ़ेद खुबरू स्टाइलिश सा ग्रे आंखों वाला शख्स उसे बिल्कुल अंग्रेज़ी लगा था। ये पहला ख्याल था जो उसे देखकर इसके जहन में आया था, मगर ये दिखने में शराज से क्यों मिलता था वो सोच कर रह गई। और इनमें 2 लड़के और थे जिन्होंने जीन्स पहन रखी थी, जबकि 3 लड़कियां भी थी जो नहायत वल्गर ड्रेसिंग में थी। सब इन्हें रास्ता देने लगे थे। जब वो नासमझी से नमल को देखने लगी, ये कौन लोग हैं और ये सब लोग इनसे डर क्यों रहे हैं? अब्रिश के सवाल पर नमल थूक निकलते बोली कि यहाँ के सीनियर्स हैं, लास्ट बैच, और ऐसे डियर्स देते हैं जो जूनियर्स को कि इनकी पैंट गीली हो जाती है। तुम भी सर नीचे रखो, इनमें प्रोमिनेंट ना होना वरना तुम्हें भी डियर दे देंगे, क्योंकि इन्हें ना करके कोई अपने गले मुसीबत नहीं डाल सकता। इसकी बात पर वो ज़ेरिक निगाहों से इन्हें देखने लगी थी। जो एक टेबल पर बैठते सबको डियर्स देने लगे थे। कोई किसी को बेइज्जती वाला काम बता रहा था तो कोई किसी को। एक लड़के ने तो एक मासूम चश्मिश को ड्रिंक में थूकते उसे पीने तक को कह दिया था, जिस पर अब्रिश का दिल नहायत ख़राब हुआ था। चलो मुझे यहाँ नहीं रुकना, वो नमल और लोरेन को बोलती खड़ी हुई थी जब वो भी इसके साथ जाने लगी थी। उसे ये सब पागलपन देखकर गुस्सा आ रहा था। शुरू से ही तो गुस्से की तेज़ थी वो, इसलिए इनसे तलब कलामी के बगैर वहाँ से निकलना चाहती थी। जब इन लोगों में से एक लड़की मरियम की दाढ़ पर वो सब भी पलटी थी, जबकि अमल को ज़मीन पर गिरे देखकर वो सब आगे को बढ़ी थी। है यू, मेरे जूते को साफ़ करो, जितनी की तुम्हारी औकात है इतने की मेरी ये एक हील है, वो अमल को ठोकर मारते बोली, जबकि नमल थर काँपने लगी थी और डर के मारे आगे भी ना बढ़ पा रही थी। हफ़त से आंसू निकलकर इसके चेहरे पर बिखर गए रहे थे। ऐसे में इस ग्रुप के बेढंगे लड़के जहाँ हंस रहे थे, वहीं वो लड़का इस ग्रुप में के नाम से मशहूर था, मरियम से मोहब्बत करता था। उसे बोला, हे मरियम जाने दो। नो बेबी, ये मेरी फेवरेट हील थी, इसको तो नहीं बख्शूंगी मैं, वो उसे ठोकर रसीद करते बोली तो अमल की करह बुलंद हुई थी। अब्रिश आगे बढ़ने लगी तो नमल ने इसका हाथ कसकर थामते नफ़ी में सर हिलाया था। तुम मत जाना वरना वो लोग तो उसे छोड़ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, वो उसे तक कर बोली तो वो इसका हाथ झटक कर आगे बढ़ते अमल की तरफ लपकी थी और उसे उठाया था। तुम ठीक हो? वो उसे उठाकर इसके आंसू साफ करते बोली, जिस पर वो रोते हुए इस बात में सर हिला गई थी। हे यू, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरी बात काट कर उसे यहाँ से ले जाने की? मरियम ने इसका बाजू झटकते से पलटते इसके बाजू में अपने लंबे नाखून चबोते झाड़ते हुए कहा। जब अगले ही पल वो झटके से इसका हाथ थामकर उसे मरोड़ती अपने करीब खींच चुकी थी, जिस पर मरियम की चीखें बुलंद हुई थी, जिस पर ना सिर्फ बाकी स्टूडेंट बल्कि बाकी सारे भी आंखें फाड़े उसे तकने लगे थे। डोंट यू डेयर टू टच मी यू फूल, वो उसे झटके से इसके साथियों के कदमों में फेंक गई थी। अरसल फ़ौरन मरियम को थाम कर रह गया था और इस लड़की के इस अंदाज पर इसने लब भींचे थे। इसकी ज़रूरत देखते इस ग्रुप के लड़के आगे आए थे। अब तुम उसे बचा ही चुकी हो तो इसके हिस्से का डेयर हम तुम्हें देते हैं। तुम काफ़ी हसीन हो, इसलिए तुम्हारा डेयर यह है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के सबसे खूबसूरत शख्स जो कि हमारा दोस्त AK है उसे प्रपोज़ करना होगा। बेशक ये मरियम से कमिटेड है, जिस पर हर लड़की मरती है, मगर ये चांस सिर्फ तुम्हें दिया जा रहा है क्योंकि मरियम अरसल के पास भटकने वाली हर लड़की को दफ़ा कर देती है। इन हज़ारों लड़कियों में से एक तुम हो जिसे मैं ये डेयर देने की ज़रूरत कर रहा हूँ, टायलर तफाखर से बोला, जब पीछे मौजूद AK ने अपनी तारीफ़ पर गुरूर से गर्दन अड़काई थी और ज़रा सीधा हो बैठा था। उसे तो आदत थी रोज़ाना दर्जनों प्रपोजल्स की, और वैसे भी जो बेइज्जती से इसकी मोहब्बत मरियम के साथ की थी, वो इसके बदले में उसे इनकार करके उसे पूरी यूनिवर्सिटी में गिराने वाला था। मगर जब अब्रिश ने ज़ेरक निगाहों से इसका ये घमंड देखा तो उसे ये एक आँख न भाया। वो उसे इन सब में अलग लगा था, मगर हकीकत तो ये थी कि वो गलत बातों पर इनका साथ ना देता था तो इनको रोकता भी ना था।
इसके इसी गुरूर को तोड़ने वो इसके करीब बढ़ी और ऐन इसके सामने खड़ी हुई। वो अपनी गहरी ग्रे आंखों का रुख इस नीली आंखों वाली लड़की पर कर गया, इस अंदाज में कि जाने कैसे इससे इजहार मोहब्बत करने वाली है। तमाम लड़कियां धक धक करते दिल से उसे देख रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी। इसके इस अंदाज पर एक आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। फिर वो इसके करीब झुकते जो बोली, सब शर्त रह गए। यू आर नॉट माई टाइप। इसकी बात थी या तौहीन का जनाटेदार थप्पड़ जो एक एक को भरी महफिल में महसूस हुआ था। और ये कहते वो पलटी और अपनी दोस्तों को लिए वहाँ से निकलती चली गई। पीछे सबकी के एहसास से एक का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियाँ इसकी दीवानी थी। और फिर ये कौन थी जो भरी महफिल में उसे ठुकराने की जुर्रत कर गई थी। वो एकदम उठते वहाँ से निकल चुका था। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। वो सुबह इससे मुलाकात लाजमी करेगा। दूसरी तरफ इसकी दोस्तें रात को बैठी हैरत से इसका मुंह तक रही थी। जब वो झंझला उठी थी, क्या ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। वो मोमिन को झूला झुलाते तब कर बोली थी, तो वो शख्स निगाहों से बोली थी, कारनामा ही तो सर अंजाम दिया है। मोमिन तुम्हारी माँ ने आ बैल मुझे मार। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें बीच में आने की। लोरेन ने इसको गरकते कहा था जब वो उसे देखकर रह गई थी। मेरी दोस्त मुसीबत में थी तो फिर मैं इसको क्यों ना बचाती, और देख लूँगी मैं इस एक को भी। इसकी बात पर इन सब ने मायने ख़ेज़ी से एक दूसरे को देखा था। बच कर रहना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अमल उसे जताते लहजे में बोली थी। जब वो नाक से मक्खी उड़ाकर रह गई थी। अब्रिश इसी से नहीं डरती। वो गुस्से की तेज़ थी। ये सारी सूरत नमर और अमल ने शराज के आगे गुजार कर दी थी। जबकि शराज और नेहरू जो वीडियो कॉल पर नवल के साथ मौजूद थे हैरत ज़दा रह गए थे कि अरसल इतना बिगड़ गया था। बाहर जाकर शराज इससे बात करना चाहता था जब नवल उसे रोक गई थी। भाई आप रहने दें, अगर आपने इन्हें रोका तो इन दोनों को ही पता चल जाएगा और वो एक दूसरे के करीब भी नहीं भटकेंगे। कम से कम इस एक ज़रिए से वो एक दूसरे के करीब तो आएंगे। नमल उसे जताते हुए बोली थी, जिस पर उसे इसकी बात माननी ही पड़ी थी। अगले रोज़ जब वो लॉन से गुजरते हुए तन्हा अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी तो अरसल उसे खींचकर एक दरख्त के पीछे ले गया था और इसके अतराफ़ में हाथ अटकाते हुए बोला था, आखिर तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी टाइप का नहीं हूँ। देखो मुझे और बताओ, क्या मुझे कोई लड़की इनकार कर सकती है? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सबके सामने वो एक लफ्ज़ दांत पीसते हुए बोला था। जब वो गर्दन तिरछी किए उसे देखने लगी थी। हो कौन तुम मेरे, जो मैं तुम्हें जवाब दूँ? और दूसरी बात है, क्या तुमने जो मैं तुम्हें कहती कि तुम मेरी टाइप के हो, मेरी टाइप का लड़का कम से कम तुम जैसा नहीं हो सकता जिसकी नज़रों में औरत के लिए इज्जत ना हो। औरत और तुम इस टिपिकल लड़की मरियम से मोहब्बत करते हो ना, तुम इसके पीछे ही डॉगी की तरह फिरो। मेरी तरफ आने की जुर्रत भी मत करना। वो उसे टिका सा जवाब देती धक्का देती हुई वहाँ से जाने लगी। जब वो उसे कलाई से पकड़कर रोक गया था, तुमने मुझे भरी यूनिवर्सिटी में ठुकराया है तो होने में तुम्हें किसी और का भी नहीं दूंगा, ये बात याद रखना तुम। वो झटके से इसकी नाक से नाक टकराते एक एक लफ्ज़ दांत पीसते कहकर वहाँ से जा चुका था। जबकि वो हैरान रह गई थी कि आखिर इसको अब्रिज से मसला क्या था। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। वो रोज़ इसकी नज़रों के हसार में रहने लगी थी, जिस पर वो अजीब कशमकश का शिकार रहती थी। 2 साल बीत चुके थे। अरसल इंटर्नशिप के बावजूद भी वहाँ चक्कर लगाता रहता था। दूसरी तरफ मरियम, जो अरसल से मोहब्बत करती थी, इसको एक नई लड़की का दीवाना होते देख वो जहर के घूंट बढ़ती रह जाती थी। आए रोज़ अरसल और अब्रिज का टाकरा होने लगा था, जिस पर पूरी यूनी दिलो जान से मरती थी। और जब भी वो दोनों मुकाबिल आते तो सारे इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। ये बातें अब्रिज को बहुत बुरी लगती थी क्योंकि वो निकाहशुदा थी, मगर अब मरियम की बस हो चुकी थी। ये लड़की इसके अरसल को हथियाने के चक्रों में थी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी इसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड्स को हायर किया था और कहा था कि अब्रिज का ऐसा हाल करे कि अरसल उसे देख तक ना पाए। वो रात को कभी बाहर कहीं जाती थी। आज इनकी पूरी क्लास की एक लास्ट पार्टी थी। एक बार में वो लोग जाना तो नहीं चाहती थी, मगर आखिरी बार पूरी क्लास के जाने पर वो लोग भी राज़ी हो गई थी। ऐसे में उसे वहाँ का माहौल अंदर कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी वो इस घुटन ज़्यादा माहौल से निकलने के लिए बाहर सांस लेने के लिए आ गई। जब इसके मुंह पर हाथ रखे किसी ने उसे बाहर गली में घसीटा था। वो छूटने की कोशिश करने लगी।
तो वो लड़के उसे बुरी तरीके से छूने लगे थे। एक लड़के ने इसको बाजुओं से पकड़कर थाम रखा था, दूसरा लड़का इसकी गर्दन पर झुके अपनी ज़बान से इसकी गर्दन को चाट रहा था। जब वो चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो चिल्ला रही थी मगर गली पीछे होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं दे रही थी इसकी चीखें। उसे ये लम्स अब अपने ऊपर घिन की तरह महसूस हो रहा था। वो झपटा रही थी जब पीछे से आते हुए किसी ने इस लड़के की गर्दन को दबोचकर सीधा दीवार में मारा था कि वो चीखें मारता हुआ नीचे गिरा था। अगले 2 लड़कों के साथ भी इस शख्स ने यही किया था। वो बेजान होती टांगों के साथ नीचे गिर गई थी। जब इससे आने वाले शख्स का चेहरा देखा, वो कोई और नहीं बल्कि एक ही था जिसने इससे इन लड़कों से बचाया था, मगर वो और भी लड़कों को बुला चुके थे। जब वो एकदम इसका हाथ पकड़ता हुआ ज़बरदस्ती भागा था, वो नहीं जानते थे कि वो कितनी देर से भाग रहे थे। जब अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनकर वो एक और अंधेरी राहदारी में मुड़ा था और दरवाजे की ओट में होते हुए इसको कचरे के डब्बे के पीछे छुपा था। वो डब्बा इनके आगे ढाल बनकर खड़ा था, जबकि वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक तरीन बैठे थे। इस वक्त के जहाँ वो बैठे थे, इसके चेहरे पर एक एक ही सुलगती हुई सांसें उसे साफ महसूस हो रही थी। खौफ से इसका वजूद कँपकँपा रहा था, जबकि इतनी नज़दीकी पर वो सहम सी गई थी क्योंकि इनमें एक बाल तक का फासला कायम था। अगर वो ज़रा भी हिलती तो इसके लब अरसल की गर्दन से टकरा जाते, और यही हुआ था। जैसे ही इन लोगों के कदमों की आवाज़ तेज़ हुई थी, वो खौफ से इसके करीब हुई थी। जब अब्रिश के लब अरसल की गर्दन से टकरा चुके थे, जबकि अरसल को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ था। इससे कभी किसी लड़की को अपने इतने नज़दीक आने की इजाज़त ना दी थी, जबकि जैसे ही अब्रिश के लब इसकी गर्दन से टकराए थे, इसके जज्बात मुँहज़ोर होने लगे थे और इससे कस कर अब्रिश को अपने अंदर भींच लिया था। इसकी सुलगती सी खुदरी उंगलियाँ अब्रिश की कमर में प्यसत हुई थी। जैसे ही इसके मुंह से चीख बरामद होने लगी तो वो अपनी उंगलियां इसके सुर्ख लबों पर रखता है इसकी चीख गले में ही घोट चुका था। बोलना मत वरना इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यहीं छुपे हैं, वो सरगोशी करते बोला था, जिस पर इसके लब अपने ही हाथ की उंगलियों से टकराने लगे थे जो अब्रिश के लबों पर रखी हुई थी। अगर इनके दरमियान से ये फासला हट जाता तो यकीनन इनके लब टकरा जाते। जैसे ही इसने अपने हाथ की उंगलियां बीच से हटाई तो दोनों की नाक टकरा गई थी, जिस पर वो कसकर आंखें बीच गई थी और उसे दूर रहने के लिए दूर करने लगी थी। जब वो ज़बरदस्ती उसे थाम गया था, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? वो खौफनाक लहजे में इसके कान में गुर्रा कर रह गया था, जबकि इसके अंगारा होते लब अपने कानों से टकराते महसूस करके इसका जिस्म कपकपाहट का शिकार हुआ था। इनके जाने का यकीन करते अरसल इसको लिए बाहर निकला था, जो कांपती टांगों से गिर जाने को थी। जब वो इसकी कमर में हाथ डालता, उसे खुद से लपेटा चुका था, जो बुरी तरह काँप रही थी और इससे दूर होना चाहती थी। जब वो इसकी ये कोशिश नाकाम बना गया था, आखिर क्यों भागती रहती हो मुझसे दूर? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला था, जब वो बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। क्या तुम पागल हो गए हो? वो उसे दूर झटका देते हुए बोली थी, मगर इसकी बात अरसल को अंगारों पर लुटा गई थी। आखिर क्यों तुम मेरी मोहब्बत को बार बार ठुकराती हो? वो उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जबकि इसकी शिद्दत से करीब खींचने पर इन दोनों के लब वजूद टकराए थे और अरसल मदहोश होते उसे अपने अंदर भींचने लगा था। जब वो उसे झटका देते रख कर इसके मुंह पर थप्पड़ मार गई थी। अगर जानना ही चाहते हो तुम तो ये बात अच्छी तरह जान लो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मुझे घिन आती है तुमसे। जो एक लड़की सी मोहब्बत करने के लिए अपनी मनकूहा तक को छोड़ सकता है, इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो किसी और से मोहब्बत क्या करेगा? तुम्हारी मोहब्बत तो दिन ब दिन बदलती रहती है। अरसल खान, ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? क्या ये जानकर झटका लगा कि मैं तुम्हारी मनकूहा से वाकिफ़ हूँ? लेकिन इससे भी ज़्यादा शदीद हैरत तुम्हें तब होगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम इस लड़की से मोहब्बत में मुब्तला हो जिससे तुम भरी रात में बम बोड़ कर चले आए थे। मैं वही मनकूहा हूँ, तुम्हारी अब्रिश, समझे तुम, जिस पर तुमने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया था, और इसके किरदार और इसके और अपने बच्चे को ही तुमने अपनाने से इनकार करते माशरे के लिए गाली बनाकर रख दिया। मैं इसी बच्चे की माँ हूँ, समझे तुम। नफ़रत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल से। अब मेरे पीछे भी मत आना, वरना अपने हाथों तुम्हारी जान ले लूँगी। वो उसे धक्का देते वहाँ से भाग चुकी थी, जबकि इसके कानों में खतरे की घंटियाँ गूंजने लगी थी। क्या वही इसकी बीवी थी और इसी से मोहब्बत करने लगा था? वो कुदरत का कैसा थप्पड़ इसके मुंह पर आकर पड़ा था। वो जिस लड़की से भागकर आया था, इसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था और अपने बच्चे को गाली बना दिया था इसने सबके लिए।
उसे अपने आप से शदीद घिन महसूस हुई। इसका दिल अब किया अपनी जान ले ले। अपने मुंह पर थप्पड़ बरसाते वो थक चुका था। इसका मुंह लहू लहान हो चुका था, मगर वो बाज नहीं आया था। ये मैंने क्या कर दिया यार, अब ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। मगर वो जानता था अल्लाह के बाद उसे सबसे पहले माफ़ी अब्रिश से ही मांगनी थी। ये क्या कर बैठा था। वो थके कदमों से वापस लौटा था अपने अपार्टमेंट में, जब इसके दोस्त भी पीछे ही आए थे। इसने अपनी सारी कहानी अपने दोस्तों को कह सुनाई थी। अब तो वो भी इसके इश्क से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और जानते थे कि वो अब अब्रिश से शिद्दत से मोहब्बत करने लगा है। उसे खोने का सोच भी नहीं सकता वो। मगर ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान हुए थे कि अब अब्रिश ही वही लड़की थी जिसको इसने मरियम के लिए छोड़ दिया था। मरियम से तो वो कब का लाताल्लुक़ हो चुका था और उसे साफ लफ्ज़ों में कह चुका था कि वो इससे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अब्रिश से मोहब्बत करता है। तुम्हें अब्रिश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अरसल। अगर तुम्हें इसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना था तो कम से कम इसको अपनाए बगैर छोड़ देते। उसे हासिल करके अपने नाम पर क्यों बिठाए रखा। इसका दोस्त मोहसिन जो मुस्लिम था इससे बोला था, जबकि वो शर्म से निगाहें झुका गया था। मैं अब वापस जाऊँगा और सबके सामने इकरार करूँगा कि मुजरिम मैं ही था। मैंने ही अब्रिश के साथ वो सब किया और इल्ज़ाम इस पर लगा दिया। वो ये फ़ैसला करते उठा था कि वो अब्रिश को मनाएगा, मगर अगले रोज़ जब वो इससे मिलने गया तो इसकी दोस्तों ने उसे बताया था कि वो पाकिस्तान लौट चुकी है। वो अगली ही फ़्लाइट से वापस आ चुका था। जब वो घर गया था तो पहली बार भाभी से मिला था। इनसे मिलकर वो बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो सभी इससे नाराज़ थे जो इतने सालों बाद लौटा था। सब ने ही उसे शिकवे शिकायत किए थे, मगर वो इस लड़की को देखना चाहता था जिसको वो अपने नाम पर बिठा कर गया था। मगर इसको कहीं नज़र ना आई थी। इसको बेताबी से हर तरफ नज़रें घुमाते देख शराज की शरारती रग फट गई थी। जब इसने उसे ठोका देते हुए पूछा था, क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो? वो इसको छेड़ते बोला, जिस पर वो उसे घूर कर रह गया था, जी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसकी ज़बान पर फिर खुजली हुई तो वो पूछ ही बैठा था, बेचैनी से क्या है, आखिर वो है कहाँ, नज़र नहीं आ रही। इसके बाद पर लाउंज में सन्नाटा छा गया था। आखिर तुम इसका क्यों पूछ रहे हो? वो लड़की इस लायक नहीं है, शमीम बेगम तंग कर बोली थी। जब वो नफ़ी में सर हिला गया था और नज़रें झुकाते हुए बोला था, मॉम वो कल भी पारसा थी और आज भी पारसा है। सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं ही किसी और लड़की से मोहब्बत करता था और उसे अपनाना नहीं चाहता था। वो जो कह रही थी सच ही कह रही थी। वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। वो शर्म से नज़रें झुकाते हुए बोला था, जबकि वो शर्त निगाहों से उसे देखने लगी थी। गुस्से में तो बिलाल साहब भी थे। शमीम बेगम ने उठते हुए इसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मार रहा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैं इस लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही। मुझे क्या पता था कि वो मेरा ही पोता है, जिसके बायस मैंने इसको घर से निकलने का कहा था। वो अपनी माँ की बात सुनकर वो तड़प उठा था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ मैं उसे? मैं तो जानती भी नहीं कि वो कहाँ है। जाओ मेरे पोते को और बहू को लेकर आओ। वो गुस्से से दहाड़ी थी जब वो मिनमिनाते हुए बोला था, मॉम मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तो इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं इसको जल्द या बदेर वापस ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। रात उसे नींद नहीं आ रही थी, तभी से मेहरू से पूछा था कि अब्रिश का कमरा कौन सा है। जब मेहरू ने इस कमरे की तरफ इशारा किया था, वो ऊपर जाते जैसे ही इस कमरे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ बड़ी सी लगी तस्वीर को देखकर वो दंग रह गया था। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अब्रिश की थी, इसकी अपनी मोहब्बत की। वो तस्वीर को हाथ से छू कर देखने लगा था, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि अब्रिश अब भी वहीं मौजूद है। उसे खुद पर यकीन था कि वो अपनी मोहब्बत को पालेगा। अब उसे अब्रिश से दूर रहने के से कोई नहीं रोक सकता था। अब तो ये गैर मुहर्रम का टैग भी इसके बीच में नहीं आएगा। जो इसको इससे दूर रहने से बात रखता था वो इसकी बीवी थी। उसे वो जिससे मर्ज़ी छू सकता था। मैं तुम्हें वापस ला कर ही रहूँगा अब्रिश। अब तुम अपनी खैर मनाना। अब तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं होने दूँगा। मैं ही वो शौहर हूँ जिसके लिए ख़ुद को तुमने आज तक महफूज रखा था। वो चेहरे पर मायने ख़ैज़ मुस्कुराहट लिए खुद से बोला था और इसकी तस्वीर को बेताब निगाहों से देखने लगा था। दूसरी तरफ अब्रिश भी पाकिस्तान वापस आ चुकी थी, मगर अपने घर में रुकी थी। शराज से पूछते वो आज वो इसके घर आया था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगी तो उसे देखकर शर्त रह गई। उसे देखती ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी। जब वो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी गलती का इज़ाला नहीं कर सकता, मगर मुझे कोशिश तो करने दो। वो इसके आगे हाथ जोड़ते बोला था, जब वो तंग कर बोली थी, मगर मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा काफ़ी है। वो उसे धक्का देते बोली थी जब वो एक नज़र पीछे डाल गया था।
जहाँ इसका बेटा वॉकर में चलता हुआ आ रहा था। इसकी आंखें बेसख्ता नम हुई थी और वो तीर की तेज़ी से इसकी तरफ गया था और उसे उठाकर चूमने लगा था। जब अब्रिश ने ज़बरदस्ती इसको हाथ से छीना था। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, ये सिर्फ मेरा है, वह हकारत से उसे देखते हुए बोली जब वो तड़प उठा था। प्लीज़ एक मौका तो दो अब्रिश मुझे। मगर वो नफ़ी में सारी लाते उसे धक्का देकर बाहर निकाल चुकी थी। फिर ये सिलसिला चल निकला था। वो रोज़ उसके घर आने लगा था। जब भी इसको कोई चीज़ चाहिए होती तो वो इसको ला कर देता। वो कभी उसे घर के अंदर दाखिल ना होने देती थी, मगर वो रात देर तक गाड़ी में बाहर ही इंतज़ार करता रहता। मगर अब्रिश को इस पर ज़रा भी रहम ना आता। जो इसने इसके साथ किया था वो बहुत बड़ा गुनाह था, जिसकी सज़ा वो उससे भरपूर तरीके से देना चाहती थी। अब तो शमीम बेगम भी कई बार आकर इससे माफ़ी मांग चुकी थी और वो इन्हें माफ़ भी कर चुकी थी, मगर इनके साथ वो घर वापस न लौटी थी। अरसल काफ़ी बदल चुका था, संजीदा हो गया था, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा था और अपने बच्चे के लिए तो हर वक्त वो तैयार रहता था। इसने देखा था कि इसने अब्रिश और मोमिन के लिए ख़ुद को कितना बदल दिया था। वो उसे माफ़ कर चुकी थी, मगर अब भी इकरार नहीं कर पाई थी। आज रात भी वो मोमिन को लिटाए के ही सोच रही थी। जब रात मोमिन की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो फ़ौरन भागकर बाहर गई, मगर तेज़ बरसती बारिश में वो कहाँ जाती। उसे तो कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। इससे फ़ौरन अरसल को कांपते हाथों से कॉल मिलाई थी। जो पहली बार अब्रिश की कॉल आते देख खुशी से मरने वाला हो गया था, मगर जैसे ही इससे कॉल उठाई तो अब्रिश की रोती आवाज़ सुनकर इसकी जान पर बनाई थी और वो फ़ौरन जो नज़दीक ही था पहुंच चुका था। अरसल देखो ना, ये आंखें नहीं खोल रहा, इतना तेज़ बुखार है, वो रोते हुए सिसक कर बोली। जब इससे अब्रिश को साथ लगाया था और फ़ौरन इन दोनों के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था। बर वक्त उसे इमदाद दी गई थी और इसका बुखार उतरता चला गया। ऐसे में वो तब से इसके सिरे से लगी रही थी और वो अब्रिश को अपनी आगोश में छुपाए हुए था। क्या अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? वो आंखों में खौफ लिए बोला था कि कहीं वो इनकार ना कर दे। जब वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, अगर माफ़ ना करती तो कभी तुम्हें पहले ना बुलाती, शराज भाई को बुला सकती थी मैं। वो बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए बोली थी। जब वो खुशी से उससे गले लगा गया था, अगले दिन वो उसे और अपने बेटे को घर ले आया था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। रात वो अपने कमरे में रुकी थी। जब अरसल ने इसके करीब जाना चाहा तो वो एकदम इसके लबों पर काट कर रह गई थी और उसे धक्का देकर बाहर निकाला था कि अभी इसके कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह जब नीचे नाश्ते की टेबल पर आई तो वो उसे मायने ख़ैज़ निगाह से घूरने लगा था। अरे अरसल, ये तुम्हारी लबों पर क्या हुआ है? शराज ने इसको देखकर मायने ख़ैज़ी से कहा था, जब वो एकदम अपने लबों पर हाथ रख गया था। ओ, ये भैया कुछ नहीं, जंगली बिल्ली का निशान है। वो आंखें मिचते हुए बोला था, जिस पर वो ज़हरीला मुस्कुरा कर रह गया था, जबकि खफ़त से अब्रिश का चेहरा चौंक पड़ गया था और वो इधर उधर देखने लगी थी। अब जब तक तुम लोग आ ही गए हो तो शादी की डेट भी फाइनल कर लेते हैं। अगले ही हफ्ते हम रुखसती रखते हैं, ठीक है? बिलाल साहब एलानिया तौर पर बोले थे, जिस पर सभी इनकी तरह खुशी से देखने लगे थे। जब अरसल धीमे से बड़बड़ाता, रुखसती के सारे काम तो पहले ही हो गए हैं, अब रुखसती का क्या फ़ायदा? इसकी बात पर अब्रिश ने अच्छे तरीके से सुनी थी और उसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगी, जिस पर वो सरेंडर के तौर पर हाथ उठाकर रह गया था। अब्बू, रुखसती की क्या ज़रूरत है? अब तो मेरा बेटा भी है, बस इन दोनों को मेरे कमरे में भेज दें, वो बेबाकी से बोला। तो इसकी माँ ने इसके सर पर थप्पड़ रसीद किया था, तुम अभी तक नहीं बदले, ये ओछापन छोड़ दो। वो इसको तेज़ निगाहों से घूरती हुई बोली थी, जिस पर वो आ भर कर रह गया था। इसकी दुर्गंध बनते देखकर अब्रिश को बहुत हंसी आई थी, जिस पर वो अपने मुंह पर हाथ फेरता उसे बदला लेने का इशारा कर गया था, मगर वह सर झटक कर रह गई थी। अब वो इसके हाथ आती तो वो इससे बदला लेता ना। आज रात भी वो मेहरू के कमरे में सोई थी, जिस पर वो हाथ मलते रह गया था। जितना वह इसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, वो उसे साफ हरी झंडी दिखा रही थी। कभी वो महबल के कमरे में सो जाती तो कभी वो मेहरू के कमरे में सो जाती। पीछे वो बस अपना सा मुँह लेकर रह जाता था। शादी में 2 दिन बाकी थे जब उन्होंने अपने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। अरसल की तरफ से मोहसिन और टायलर, जबकि अब्रिश की तरफ से लोरेन, नमल और अमल आई थी। वो तीनों तो बहुत खुश थी कि इसकी शादी अरसल से ही हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जब अरसल ने टायलर और मोहसिन को ये बताया कि अब्रिश मान गई है तो वो भी खुश हुए थे। भाई, तो बहुत लकी है, वो दोनों इसको नीचे लिटाकर मारते हुए बोले थे, जिस पर दिलो जान से केके लगा कर रह गया था। फिर जब रुखसती के दिन वो दोनों स्टेज पर एक साथ खड़े हुए तो सब इनकी तारीफ़ें करने लगे थे। आज इनका सर
बाला आज इनका सरबाला इनका अपना बेटा मोमिन बना था, जिसकी हर कोई बलाएं ले रहा था। जब टायलर ने अरसल के कान में घुसते सरगोशी की थी, मैं तो कहता हूँ भाई अभी भी भाग ले यहाँ से, अभी तेरे पास वक्त है, वरना अच्छी खासी हो जाएगी तेरी। इसकी बात पर अब्रिश ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए टायलर के पाँव पर हील मारी थी कि इसकी तमाम कराहें बुलंद हुई थी, जिस पर सभी कहके लगाकर हंसते थे। कहा था ना मेरी बीवी से पंगा इज़ नॉट चंगा, अरसल उसे चिढ़ते हुए बोला था, जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर रह गया था। सही कहा भाई तूने, तू ही बस इसको झेल सकता है, वो इसके कंधे पर हाथ रख के बोला था, जिस पर अब की बार तो अब्रिश भी हंसी थी। एक हफ्ते से अब्रिश ने सही उसे तिगनी का नाच नचाया था, ज़रा भी अपने करीब नहीं आने दिया था। जब भी वो इसके पास आकर बैठता तो वो वहाँ से उठकर चली जाती थी, जबकि एक हफ्ता इसको अपने लिए बुरी तरह तरसा कर रख दिया था। ये कहना गलत ना होगा, अब वो दिल में सोच रही थी कि रात को अरसल इसके साथ क्या करने का इरादा रखता है। रात को उसे कमरे में आते आते काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि इसके दोस्त इसको बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। इसके सब्र का अच्छा इम्तिहान लिया था इसके दोस्तों ने कि वो इनको बुरी तरह पीटता। गहरी सांस भरते कमरे में दाखिल हुआ था। मोमिन को पहले ही अपनी माँ के हवाले कर आया था, क्योंकि आज रात वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। बेड पर इसे देखा, जहाँ एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी थी वो इसकी मलका। हाय जालिम, इस एक हफ्ते में तुमने मेरा बहुत बुरा हाल करके रख दिया है। कितना तड़पाओगी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने के लिए ये आंखें तरस गई थी, और तुम मुझे क्या मज़े से नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाकर हमेशा मेरे पास से गुजर जाती थी। अब मुझे बताओ कि अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें इस एक हफ्ते और पिछले कई माह की तमाम बेकरारियों का जवाब सूद समेत देना होगा तुम्हें। वो इसकी गोद में सर रखे लेटा था, जबकि अब्रिश ने अभी तक अपना घूंघट नहीं उतारा था, जबकि इसके हाथों पर लब रखते वो कश्मकश का शिकार हुआ था। यार अब्रिश, तुम्हारे हाथ इतने मर्दाना कब से हो गए? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वो हैरान होते हुए बोला था, जबकि अगले ही पल पढ़ने वाले कहके ने इसके औसान ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि मैं तुम्हारी बेकरारियों का अच्छे से जवाब देना चाहती थी मेरे प्यारे अरसल। इस दुल्हन नुमा मर्द ने कहके लगाते हुए लहक कर कहा था। तो इसका तरह अच्छा खासा निकल चुका था। वो औंधे मुँह बेड से नीचे गिरा था, जब सभी पर्दे के पीछे से बाहर आकर इस पर कहके लगाते हुए हंस पड़े थे, जबकि टायलर तो हंस कर दुल्हन के गेटअप में ही नीचे गिर पड़ा था। अब वो कातिल निगाहों से सबको घूर रहा था। वो लड़कियां और लड़के मिले हुए थे, साथ में अब्रिश भी कहके लगा कर जिस तरह हंस रही थी, साफ जाहिर था इसकी मिली भगत थी, जो इनके साथ ही पर्दे के पीछे छुपी थी। सही शोर लगाया था इन्होंने। अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। तभी इसे गुस्से में आकर सभी को गर्दनों से पकड़कर बाहर पटका था और मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला था, अब अगर मेरी सुहागरात किसी ने ख़राब की तो मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा, और सुबह तो वो बिल्कुल भी किसी को नज़र नहीं आएगा। और इन्हें डराता और धमकाता दरवाज़ा इनके मुंह पर मार चुका था। अब पीछे अब्रिश, जो अभी तक हंस रही थी, एकदम सीधी हुई थी, क्योंकि वो ख़तरनाक तेवर लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था, और वो ऐसा ऐसा पीछे कदम बढ़ाने लगी थी। देखो अरसल, ये सब मजाक था, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, जब वो अगले ही पल आराम से इसका घूंघट उतारने लगा था और पीछे फेंक चुका था। इसका गहरा गला नुमाया होने लगा था। जब वो अगले ही पल इसकी कमर अपने सीने से लिपटाकर शीशे में देखने लगा था। ये देखो मिसेस, हम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। वो इसके कान में सरोशी करते हुए बोला। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके सारे जेवर उतार कर चुका था, जबकि पेंस भी खोलता। अब वो इसके बाल इसके कमर पर बिखेर गया था और झटके से उसे पलटा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अरसल ने एकदम उसे थामते हुए इसको अच्छा बदला ले रहा था। वो इससे अरसल ने शिद्दत से उसे खुद में भेजा तो अब्रिश की रीढ़ की हड्डी में तेज़ी से सनसनाहट दौड़ गई, जबकि बदन में सर्द लहरें भी पैदा होना शुरू हो गई थी।
वो शेरवानी उतारकर बेड की दूसरी साइड पर फेंकते हुए बोझल आवाज़ में मीठे लहजे में बोलते हुए इसकी पुकार के जवाब में बोला तो अंधेरे में उसे उरियां देखकर वृक्ष यकदम बुखलाकर उठने की कोशिश की थी। इसको महसूस करते अरसल तेजी से इस पर साया फगन होते लेट गया। मेरी जान, आज तो तुम भी क़यामत लग रही हो, फिर भी फरार के चक्रों में हो। नो बेबी, नो चांस। कोई भला अपनी सांसों से भी दूर रह सकता है। वो उसे अपनी आगोश में समाते हुए पूरी रात इससे अपनी मोहब्बत का इकरार करता रहा था कि अपनी इस मिलन पर नाज करने लगी थी। वो और कभी भी इससे दूर जाने का इरादा नहीं रखती थी। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, हिजर और तड़प, उदासी, मगर अब एक दूसरे को पा लिया था उन्होंने हमेशा के लिए।